आ जाइए। आज का हमारा जो फ्रेश टॉपिक है वो है रेगुलेशन नंबर 41 एंड रेगुलेशन नंबर 137। 41 आईपीओ की ऑब्वियसली बात कर रहा होगा और 137 किसकी बात कर रहा है, एफपीओ की। हेडिंग आपकी क्या है बच्चा, मॉनिटरिंग एजेंसी। सबसे पहले जनरली समझो, टेक्निकल समझेंगे, सबसे पहले जनरल समझो। वापस से हेडिंग मुझे बताओ कौन सी एजेंसी है। ये एक एजेंसी है जो क्या कर रही होगी, व्हाट डू मीन बाय मॉनिटरिंग। एक मॉनिटर बनाया जाता था स्कूल में जो देखता था। वेरी गुड बच्चा। अब यस वेरी गुड, एलओडीआर में भी आया था। मॉनिटरिंग एजेंसी, गुड गुड गुड। मॉनिटरिंग एजेंसी एक एजेंसी है जिसका काम है मॉनिटर करने का, देखने का। क्या देखने का, पैसे। मैं 100 करोड़ का आईपीओ लेकर आई। कितने का आईपीओ लेकर आई, 100 करोड़ का। जब मैं 100 करोड़ का आईपीओ लेकर आती हूं तो पूरे के पूरे 100 करोड़ मेरे उसी प्रोजेक्ट में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं जिसके लिए कसमें वादे करे थे। मैंने कहा था मैं एक नया प्रोजेक्ट चालू कर रही हूँ, एक नया वेंचर चालू कर रही हूँ, उसमें पैसा लगना है पूरे 100 करोड़। ये बोलकर मैं आईपीओ लेकर आती हूँ और आप मुझे है ना खुले हाथ से पैसे देते भी हो। तो एक मॉनिटरी एजेंसी को कंपनी के पीछे लगा दिया और क्या बोला कि देखो भैया सही जगह ये पैसे लगा रहे हैं कि नहीं। दैट इज मॉनिटरी एजेंसी। अमेंडमेंट आए हैं आपकी बुक में, वो चेंजेस नहीं है, बताऊंगी क्या क्या चेंजेस कहाँ कहाँ करना है। आ जाइए। इफ द इशू साइज आपका अगर इशू साइज कितने से ज्यादा है बच्चा, सॉरी 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा का है। इन्होंने कहा हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल की बात नहीं कर रहे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा है कि कंपनी जब भी आईपीओ लेकर आती है तो अच्छे से रीड करना, फ्रेश इशू कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है। मैंने कहा कि मैं 100 करोड़ का आईपीओ लेकर आई हूँ, लेकिन उस आईपीओ में फ्रेश इशू तो 80 करोड़ का है, 20 करोड़ तो पुराने हैं। 20 करोड़ तो क्या है बच्चा, पुराने। तो क्या मॉनेटरी एजेंसी वाली पॉइंट मुझ पे एप्लीकेबल है, नहीं। इन्होंने बोला मॉनेटरी एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा आपकी कंपनी को, तब करना पड़ेगा जब आपका इशू साइज, प्रपोज इशू जो कि बस ओनली फ्रेश, ऑफर फॉर सेल नहीं, वो कितने का है बच्चा, 100 करोड़ का। मतलब अगर 100 करोड़ का अगर आपका फ्रेश इशू नहीं है तो आपको ये मॉनेटरी एजेंसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। बड़ा पैसा लगाया तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया एक बंदा आपको चेक करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है बच्चा। चलिए, तो एक्सक्लूडिंग किसको, पुराने शेयर्स की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, अगर आपका इश्यू साइज कितने का है, 100 करोड़ का, तो इश्यूअर को इंश्योर करना पड़ेगा कि यूज ऑफ द प्रोसीड ऑफ द इश्यू मॉनिटर बाय, कौन मॉनिटर करेगा बच्चा, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जिसका काम क्या है, हमारी कंपनी को रेट करना ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिटेबिलिटी, ठीक है। तो इनका तो काम बोल दिया कि भैया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब आपकी बुक में लिखा होगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, ये सारी चीजें, ये अमेंडमेंट से कट गई है, अभी पिछले ही साल अमेंडमेंट आया, ठीक है। तो यहां से बाय के बाद से जो ये 3 लाइन है ना, ये 3 लाइन काट दी गई है। पहले ये काम किसको मिलता था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकों को बोला कि भैया पैसा तुम्हारे पास रखा है। क्या बोला, पैसा तुम्हारे पास रखा है, तुमको नजर रखनी है कि भैया ये पैसा सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा भैया सुनो, इनको हटा दो, इसकी जगह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एजेंसी भी बैंक ही है, ये एजेंसी भी क्या है, बैंक है, तो ये काम कर रही है। लेकिन नाम ऑफिशियली क्या दे दिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाले का काम बढ़ा दिया कि भाई तू मॉनिटरिंग एजेंसी बनेगा, लेकिन ये किस कंपनी में जाएगा जिसका 100 करोड़ से ज्यादा है, वो भी बस ओनली फ्रेश प्रपोज में भी फ्रेश, पुराना नहीं। कंटिन्यू, जनरल रूल, मॉनिटरी एजेंसी अपॉइंट करना पड़ेगा। वो एजेंसी कौन होगी, क्रेडिट एजेंसी ही ये काम करेगी। बट कुछ कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये इश्यू कौन लेकर आ रहा है, बैंक भी तो कंपनी है ना, वो भी तो आईपीओ ला सकता है। अगर ये आईपीओ लाने वाला कौन है बच्चा, हमारा बैंक है या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर क्या बच्चा, इंश्योरेंस कंपनी है, इन पे ये एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअली में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम करने वाले यही लोग होते हैं। पहले तो नाम यही दे रखा था पब्लिक फाइनेंशियल बैंक, करने वाले यही थे, तो इनको क्या दे दिया था बच्चा, एक्सक्लूड कर दिया था, यही अपना काम चेक करेंगे नहीं। तो इनके लिए अलग सिस्टम जो है, एज पर क्या बच्चा, बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग है। यहां बोला नॉर्मल कंपनी जब आईपीओ लेके आएगी जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा हो तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चेक करेगी कि सही जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी में नहीं। इनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें फिर क्या होगा, इनके बैंकिंग रेगुलेशन।
क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, मॉनिटरिंग एजेंसी जब ये मॉनिटर कर रही होगी तो धीरे धीरे क्या बनाती जाएगी, इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस समझते, 3-3 महीने की। अब पैसे एक बार में यूज नहीं होते बच्चा, 3 महीने में पैसे को कैसे यूज किया, एक दिन में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा क्या? अगर मैं कोई बिल्डिंग बना रही हूँ, कोई प्रोजेक्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही हूँ, बच्चा खुद ही देखो फ्लाईओवर तो भैया सालों से काम लगा हुआ है, एक दिन में पूरा पैसा यूज होता है क्या? 100 करोड़? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा पैसे कैसे यूज हो रहे हैं, आप 3-3 महीने की क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार कर कर देंगे। तो एजेंसी का काम है रिपोर्ट बनाकर देना, किसको? इश्यूअर को। कंपनी को ही बनाकर देगी, भैया देखो तुमने जो मुझे रिकॉर्ड बताया पैसे का, ये मैंने रिपोर्ट तैयार कर कर आपको दे दिए। कंपनी की आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको भैया कहाँ, अपनी खुद की वेबसाइट में भी डालना, और स्टॉक एक्सचेंज जहां पे कंपनी लिस्ट है वहां पे भी इंफॉर्मेशन डाली जाएगी। तो पहले कौन रिपोर्ट तैयार कर रहा है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट तैयार करके पहले किसको देगी? उसी कंपनी को। ठीक है, इशू इन दी फॉर्मेट, फॉर्मेट दे रखा है सेबी के एचसीडीआर के रेगुलेशन। क्वार्टरली बेसिस में रिपोर्ट तैयार होगी, समझ में आ गया? कब तक रिपोर्ट तैयार होगी? जब तक क्या ना हो जाए, पुराना था 95%, पिछले ही साल इन्होंने चेंज किया। इन्होंने कहा आपका जितना भी प्रोजेक्ट लग रहा है, प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है, उसका 95% अगर यूज हो जाता है तब तक रिपोर्ट तैयार करके दो, फिर उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट से क्या बोल दिया? पूरा पैसा यूज हो जाए 100%, और 100% ही सही है बच्चा। 95 उनको लगता है कि बचा ही कितना है, पहले ये था। अब उन्होंने कहा एक काम करते पूरा 100% कर देते, तो अब आपकी बुक में जो 95 है वो कैंसिल होकर 100% अमेंड हो गया है। क्लियर बच्चा? तो मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट तब तक बनाएगी जब तक पूरा का पूरा पैसा यूटिलाइज ना हो जाए। क्लियर है? तो अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूडिंग ये सारी चीजें कट कर दी गई आपके सिलेबस में से, लेकिन अगर रीड करोगे तो क्या लिखा है? हमने ये पढ़ा था जितना भी पैसा आता है उसका 75% तो लगाना, कहाँ पे लगाना है? स्पेसिफिक में। बाकी जनरल में 25% लगा सकते हो, ऐसा था ना? तो उन्होंने यही लिखा है, तो उन्होंने कहा जनरल वाला रिपोर्ट मत तैयार करिए, लेकिन अब ये सारी चीजें हटा दी। क्या बोला? जहां यूज किया है स्पेसिफिक में क्या है? स्पेसिफिक। जनरल में यूज किया है जनरल। हम रिपोर्ट में सब देखेंगे कि आपने पूरा पैसा कहाँ लगाया, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द इश्यू प्रोवाइड देयर कमेंट्स ऑन द फाइंडिंग्स ऑन द मॉनिटरिंग एजेंसी। मॉनिटरिंग एजेंसी ने रिपोर्ट बनाकर दिया था, उस रिपोर्ट में अगर कुछ भी उसने लिखा था तो वो अब उसका क्या देंगे? एक तरीके से जवाब देंगे, कमेंट्स देंगे कि उन्हें क्या लग रहा है, सही है कि नहीं, कि हाँ हमारा पैसा इसी तरीके से लगा है, आपने सही दे रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसने कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो जवाब देंगे। तो कुछ नहीं, उस रिपोर्ट में बैठकर अपने कमेंट्स और अपने डिस्कशन रखेंगे, एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट बोलता है द इश्यूअर शेल कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर। 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। क्वार्टर जैसे खत्म हुआ, अप्रैल मई जून, जून में एक क्वार्टर खत्म होता है, तो बच्चा यहाँ से 45 डेज, मोटा मोटा हिसाब बताओ 45 डेज कब होगा? वेरी गुड, 15 अगस्त होगा। तो ईच क्वार्टर के 45 डेज के अंदर पब्लिकली स्प्रेड कर देना, इंफॉर्मेशन दे देना, रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन। कौन सी रिपोर्ट? जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट तैयार की है, किसमें? कंपनी के ऊपर। ठीक है, क्वार्टरली रिपोर्ट तैयार कर रहा है, तो 45 डेज के अंदर ईच क्वार्टर को क्या बोल दिया भैया, कहाँ कहाँ डिस्क्लोज कर देना? अपनी खुद की इट्स वेबसाइट, मतलब कंपनी खुद की वेबसाइट में, एज वेल एज सेम टू दी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 4 बातें। हेडिंग क्या है? पूरी समरी। मॉनिटरिंग एजेंसी सबसे पहले जनरल सेंस में, मॉनिटरिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, चेक करेगी, मॉनिटर करेगी क्या कंपनी का जो पैसा है सही प्रोजेक्ट में लग रहा है कि नहीं लग रहा, जो ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने बोला था। ठीक है, अब उसमें सारी टेक्निकल बातें कि भैया कब अपॉइंट करना पड़ता है, जब 100 करोड़ से ज्यादा, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा क्या, जिसमें ऑफर फॉर सेल इंक्लूड ना हो। ठीक है, फिर हमने बोला कि भैया किस किस में एप्लीकेबल होता है, कौन करता है, ये सारी चीजें। कब तक रिपोर्ट तैयार करके देने, क्वार्टरली रिपोर्ट, जब तक पूरा 100% पैसा ना पे हो जाए। फिर उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपने कमेंट्स रखेंगे, और फिर ये सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी जाएगी अपने खुद के और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में। ये सब था टेक्निकल, कहीं कुछ भी फंसे तो पूछने का बच्चा। हेडिंग देखो क्या लिखा है, पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी मटेरियल, एडवर्टीजमेंट, और क्या लिखा है? रिसर्च रिपोर्ट। नीचे 2 लाइन है, खुद रीड करो और बताओ।
आईसीडीआर में जो कुछ भी लिखा है उसके हिसाब से कंप्लाइंसेस कर लेना। इन्होंने कहा चलो कंप्लाइंसेस बताते। सबसे पहली हेडिंग क्या दे रखी है, इश्यू रिलेटेड। जितने भी इशू से रिलेटेड हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, नोटिस करो पहले भी जब आईपीओ आता है उससे पहले भी एडवर्टीजमेंट होता है कि कल से आने वाला है, प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट। पूरा खत्म हो जाएगा आईपीओ तो उसके बाद भी पोस्ट। प्री में क्या बताया जाएगा खुद सोचो कि आने वाला है, कब आएगा, क्या प्राइस देंगे, कैसे अप्लाई करना है, पूरी फॉर्मेलिटीज देखते ही हो न्यूज़पेपर में। पोस्ट बोलता है अच्छे से सब सक्सेसफुल हो गया, इतने लोगों को हमने अलॉट कर दिया, ये हमारी फाइनल प्राइस थी, क्योंकि भैया प्री में तो भैया प्राइस बैंड था, फ्लोर और कैप प्राइस थी। पोस्ट में सारी की सारी चीजें बताई जाती है कि भैया सब सक्सेसफुल हो गया। तो इन्होंने बोल दिया इश्यू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, ये अभी सबकी बात कर रहा है। क्या प्री और पोस्ट लिखा है क्या, नहीं, सबकी बात कर रहा है। इश्यू आफ्टर फाइलिंग दी, क्या बच्चा, चाहे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो चाहे प्रोस्पेक्टस, डिपेंड ना, है ना, कि फिक्स है कि बुक बिल्डिंग है, जो भी है, जो भी होगा। इन्होंने कहा भैया रजिस्ट्रार को इश्यूअर आफ्टर फाइलिंग जब रजिस्ट्रार को दे देता है तो सबसे पहले क्या करता है, प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट होता है। कहाँ, इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेज में, रजिस्टर्ड ऑफिस जहां भी है। तो इन्होंने बोला प्री, प्री कब होता है, जब आरओसी को आप क्या दे देते हो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्ट, मतलब आरओसी को फाइल करते हो। सबसे पहला काम मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना। मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करवाएगा, लेकिन वो भी ड्राफ्ट होगा। किसको दोगे, सेबी को। हमने पढ़ा था आरओसी को देने से पहले 30 दिन पहले, मतलब गैप मिनिमम, सेबी और आरओसी के बीच का गैप मिनिमम कितना चाहिए, 30 दिन का। अब सेबी चेक कर लेगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट, 21 डेज के लिए कमेंट एंड, और लंबी कहानी है, ठीक है। इसके बाद आरओसी के पास जाएगा, आरओसी को ऑफर डॉक्यूमेंट देख लिया, सेबी ने देख लिया, आरओसी ने देख लिया। अब उन्होंने कहा अब एडवर्टीजमेंट करो। अब एडवर्टीजमेंट को क्या फाइनल हो गया ना, इश्यू लेकर आ रहे हो, सेबी आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, फिर आरओसी के पास ही नहीं गया, बिना आरओसी के को जनता को अनाउंस कर दोगे कि हमारा आईपीओ आने वाला है, बिल्कुल नहीं। तो ये सब होने के बाद आपका क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होता है कि चलो अब आप आईपीओ लेकर आओगे। तो ये होता है प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा। प्री इश्यू एडवर्टीजमेंट शेल कंटेन द डिस्क्लोजर, क्या लिखा है, फ्लोर प्राइस, फाइनेंशियल रेशियो, सब बता दो। ये फाइनेंशियल रेशियो क्या होता है बच्चा, कैलकुलेशन, आपने किस बेस में प्राइस कैलकुलेट किया है। इश्यूअर अपने मन से कोई भी प्राइस रख सकता है, डिस्क्रेशन पावर, लेकिन वो किससे कंसल्ट कर ले बच्चा, मर्चेंट बैंकर से। मर्चेंट बैंकर थोड़ी मार्केट का एनालिसिस करके देगा आपको कि आप मनमानी प्राइस मत रखो, नहीं तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगा आपका 90%, ठीक है। रिलीज जो भी एडवर्टीजमेंट होगा उसका फॉर्मेट कहां दे रखा है बच्चा, मतलब आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, बस आपको फॉर्मेलिटी करनी है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इश्यू इज ओपन फॉर द सब्सक्रिप्शन, नो एडवर्टीजमेंट, क्या बोलता है, पढ़ो और बताओ। वेरी गुड, मैंने बोला 3 दिन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। 3 दिन में मैंने बोल दिया 16, 17, 18, इन 3 दिनों में फटाफट आप क्या करो बच्चा, अप्लाई करो, सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन मनी के साथ मुझे दो। तो जब भी ये ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन तब एडवर्टीजमेंट चलेगा नहीं। एडवर्टीजमेंट तो पहले आता है ना और बाद में आता है, जब विंडो ओपन है तब कोई एडवर्टीजमेंट नहीं। क्या इश्यू रिलेटेड एडवर्टीजमेंट समझ में आए, ये सब सेबी ने बोल रखा है। ओपनिंग ऑफ द इश्यू, मेरा एग्जांपल देखो, मैंने कितने दिन का एग्जांपल दिया, 16, 17, 18, कितने दिन के लिए विंडो ओपन रखी है, ठीक है। चलिए अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चा समझना। ओपनिंग, इन्होंने कहा कब ओपन हो जाना चाहिए, 2 डेटे हैं, 2 डेटे। पब्लिक इश्यू, पब्लिक इश्यू बोले तो आईपीओ एफपीओ दोनों होता है, पक्का बच्चा यही होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। विद इन क्या लिखा है, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ, से भी ऑब्जर्वेशन दे रही है, क्या क्लिक हो रहा है, कौन सा दिन, कौन सी सिचुएशन याद आ रही है आपको, वापस कंटिन्यू करेंगे बच्चा। ऑब्जर्वेशन वाई भी से भी वापस वापस ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं बच्चा, किसकी बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। वापस मुझे बताओ, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पहले किसको देते हो,
सेबी अपना ऑब्जर्वेशन देंगे। इस ऑब्जर्वेशन वर्ड को मैं अगर हटा दूं, कमेंट बोलूं कि भाई ये सब मॉडिफाई कर दो यार, क्योंकि जनता ने ये बोला और हमें ये जेन्युइन लग रहा है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें सेबी ने क्या दिखाया, अपना ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देने के बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के मर्चेंट बैंकर की, वही करवा रहे हैं सारे काम। कि जितना भी ऑब्जर्वेशन, जितने भी कमेंट दिए सेबी ने, उन सबको सारे ठीक करा दो। ठीक कराने के बाद सेबी को भी इसकी कॉपी दे दो ठीक होने के बाद, नहीं तो उनके पास तो खराब वाली कॉपी होगी। और फिर जाकर आरओसी को फाइल करो। ये क्लियर है बच्चा? चल, तो 12 महीने कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ जब सेबी ने वो ऑब्जर्वेशन दिया, आपने ठीक कराकर सेबी को भी दे दिया कॉपी, देन किसको दे दिया, आरओसी को। तो एक डेट होगी जिस दिन उसने बोला होगा कि भैया ये दिक्कतें ठीक कर दो, तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, वहां से 12 महीने। इन्होंने कहा भैया आईपीओ लेकर आ रहे हो, अभी डिसाइड किया आपने आईपीओ लाने का, आज आपने सेबी को दिया, सेबी ने 10 दिन के बाद आपको बोल दिया कि सब बढ़िया है, ठीक है, या तो ऑब्जर्वेशन देगा या तो नहीं देगा। जब सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो वो क्या बोल देगा, सब बढ़िया है, जाओ आरओसी को लेकर जाओ। तो उन्होंने कहा आपको हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। कितना टाइम दे दिया है, 12 महीने, 1 साल। लेकिन इसको 1 साल लिखना नहीं, 12 महीने लिखना, ठीक है? तो 12 महीने ही बोलो। 12 महीने का टाइम है, इशू लेकर आ जाओ। क्योंकि बच्चा ज्यादा लेट नहीं होना है। अगर 12 महीने से ज्यादा लेट हो गए तो दोबारा से सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। दोबारा से ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाओ, सभी से चेक करो, क्योंकि इस 1 साल में काफी कुछ कंपनी आपकी बदल गई होगी, तो हम फिर से देखना चाहेंगे आपको ऑफर डॉक्यूमेंट। बात समझ में आ गई? तो जब भी सेबी ने बोला कि आप आईपीओ ला सकते हो, लेकर आओ, वहां से कंपनी ज्यादा लेट मत करना। 12 महीने का टाइम अच्छा खासा टाइम है आईपीओ लाने का। पहला पॉइंट क्लियर है? दूसरा, इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक इशू, फास्ट ट्रैक वर्ड का नॉर्मल सेंस में मतलब क्या समझते हैं, जल्दी वाला। आप खुद देखो, इशू की लंबी चौड़ी प्रोसेस है, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, छोटा मोटा काम नहीं है। इन्होंने कहा कि जब भी आप आईपीओ लेकर आते हो, जब भी आप क्या लेकर आते हो, आईपीओ पहली बार लेकर आ रहे हो, लॉन्ग प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा, लॉन्ग प्रोसेस से ही गुजरना पड़ेगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब आप एक बार आईपीओ लेकर आ गए हो, तो आपके पास, आप दोबारा से आईपीओ लेके आ रहे हो, सॉरी, दोबारा से पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, दैट वाज एफपीओ। तो एफपीओ में हम चाहेंगे कि आप शॉर्ट प्रोसेस से भी आ सकते हो। तो शॉर्ट प्रोसेस का भी कॉन्सेप्ट है। आगे चलकर हम फास्ट ट्रैक इशू भी पढ़ेंगे। उस फास्ट ट्रैक इशू में कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो कम कर दी जाती है। तो दैट इज फास्ट ट्रैक इशू। क्या कंप्लायंसेस कम होते हैं आगे चल के अभी पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन फास्ट ट्रैक इशू आईपीओ के केस में पॉसिबल है क्या? नहीं। फर्स्ट टाइम कंपनी है, पूरा चेक होगा आपका। लेकिन एफपीओ एक बार लंबी प्रोसेस से गुजर चुके हो, आपकी कंपनी अच्छी खासी है, फास्ट ट्रैक इशू अच्छी कंपनी को ही लाने दिया जाता है। मतलब आप एलिजिबल हो गए तो ही लाओगे, अदरवाइज आप ला सकते नहीं। तो फास्ट ट्रैक इशू लाने की भी अलग से एलिजिबिलिटी रहती है। इन्होंने कहा इनकेस अगर कोई फास्ट ट्रैक इशू लेकर आ रहा है, द इशू शैल बी ओपन। यहां पे उन्होंने क्या बोल दिया, आपके पास कितना टाइम है, 12 महीने का टाइम है। द पीरियड स्पेसिफिकली स्टिपुलेटेड, इन्होंने कहा इसके लिए फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम। जब आप लंबा चौड़ा आईपीओ लेके आ रहे थे तो कितना टाइम लेते, 12 महीने। फास्ट ट्रैक में आ रहे तो जल्दी जल्दी होना चाहिए ना, तो इसके लिए टाइम पीरियड भी आपका क्या होगा, कम। कितना कम होगा, जो कंपनी में स्पेसिफाइड हो। बदलते रहती जो चीजें उसको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, ठीक है? चलो, इसी पॉइंट में इन्होंने एक और पॉइंट डाल दिया है। ये मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन है, क्योंकि इन केस ऑफ क्या लिखा है, इश्यूर फाइल क्या, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, मतलब आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते नहीं है, आप इस प्रोस्पेक्टस को दोबारा से रीयूज करो। शेल्फ में रखा प्रोस्पेक्टस अगर आप इशू कर रहे हो, द फर्स्ट इशू में बी ओपन। फर्स्ट जब इशू किया है तो तब कितना बोल दिया, 3 months ऑफ द इशू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मतलब अभी जो ये पहला वाला था, इन्होंने क्या बोल दिया, 12 महीने। लेकिन अगर आपका क्या है बच्चा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस समझ गए, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस हो तो 12 महीने। क्योंकि 12 महीने में प्रोस्पेक्टस छोटा नहीं होता है, बताया था, बहुत सारे पन्नों का होता है। वो न्यूज़पेपर में आता है, वो जो वो एड होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, वो प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। साफ साफ उसमें लिखा रहता है, इट इज नॉट अ प्रोस्पेक्टस। ये एडवर्टीजमेंट की सेबी की फॉर्मेलिटी फुलफिल कर रहे हैं, वो प्रोस्पेक्टस नहीं है, ठीक? प्रोस्पेक्टस तो भैया 500 1000 पेज का दिखेगा। प्रोस्पेक्टस को चेक करने में टाइम भी लगेगा अच्छे से। जब आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, मतलब चीजें घिसी पिटी है, तो जल्दी हो जाएगा।
शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात है तो फर्स्ट इश्यू में लिखा है ओपन, कितना 12 महीने की जगह वो चीजें कितनी हो जाएंगी 3 महीने। कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ जाइए। फोर्थ पॉइंट बोलता है आईपीओ एफपीओ ओपन कितने दिन के लिए ओपन होगा। बच्चा बात में डिफरेंस समझना। जब सेबी ने मुझे बोला मॉडिफाई करने का, मेरे पास टाइम है आईपीओ लाने का, कितना टाइम है 12 महीने। 12 महीने में कभी भी लाऊं, जब भी लाऊंगी तो विंडो कितने दिन के लिए ओपन रहेगी, कम से कम 3 दिन। इसलिए मैं एग्जांपल बोल रही थी, मेरे एग्जांपल में 16, 17 और 18 थे। मिनिमम ओपन रखना है विंडो कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जब भी आपने क्या किया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इन दी केस ऑफ द बुक बिल्ड, प्रोस्पेक्टस इन दी केस ऑफ फिक्स प्राइस विद द रजिस्ट्रार। ये क्या बात कर दी भैया, एटलीस्ट 3 दिन के, 3 दिन तो ओपन रखना पड़ेगा। ओपन आफ्टर कितने दिन, ये बोल रहा है 3 दिन के अंदर ओपन हो जानी चाहिए। और जो मैंने आपको बात बताई है वो यहाँ पर बताइए। आईपीओ एफपीओ, बच्चे नेक्स्ट पॉइंट में रीड बस करा दी। आईपीओ एफपीओ केप्ट ओपन, ओपन रखना है मिनिमम एटलीस्ट वर्किंग डे से, क्या समझते, सैटरडे संडे नहीं, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे भी नहीं। और मैक्सिमम क्या लिखा, नॉट मोर देन, मतलब आपकी मर्जी है 3 दिन से 10 दिन तक आप ओपन कर सकते हो। क्या 1 दिन के लिए विंडो ओपन है, नहीं कर सकते। क्या 2 दिन के लिए कर सकते हो, क्या 3 दिन के लिए, हाँ मैं 5 दिन ओपन रखना चाहती हूँ, 10 दिन रखना चाहती हूँ, 11 दिन। मिनिमम मेरे पास कितना टाइम है, 3 दिन, और मैक्सिमम टाइम क्या है, क्या विंडो ओपन मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 के ही बीच में करनी है। हाँ ये समझ में आ गया। वापस इस 3 दिन को बढ़ा रही हूँ। आईपीओ एफपीओ शेल बी ओपन हो जाना चाहिए। ओपन होगा तो 3 से 10 दिन के अंदर का ही ड्यूरेशन, ये ठीक है। लेकिन जब ओपन होगा तो क्या लिखा है, आफ्टर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस किसको दिया है, आरओसी। अब मेरी बात समझना, ये क्या था, ऑब्जर्वेशन से भी, मतलब ये ड्राफ्ट था, और ये क्या है बच्चा, फाइनल है, ये ड्राफ्ट है। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको ये रीड करने में। ये लिखा है 12 महीने के अंदर ओपन करना, और ये बोल रहा है 3 दिन के अंदर। लेकिन ये 12 महीने ओपन कब करना, जब सेबी ने ऑब्जर्वेशन दी। सेबी ने जब ऑब्जर्वेशन दी हो चाहे ना दी हो, मतलब हरी झंडी किसकी तरफ से मिल गई है, सेबी की तरफ। सेबी ने आपके ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइनल कर दिया है। अब आपकी मर्जी, आपको आरओसी के पास जाना है। आरओसी और सेबी के बीच का गैप मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम की कोई लिमिट है क्या, जब उन्होंने बोला 12 महीने के अंदर तो मैक्सिमम ऑटोमेटिक बन गया। अब आपको ज्यादा लेट नहीं करना है ना, क्योंकि आपको आईपीओ लाना है, तो आईपीओ लाने से पहले आरओसी के पास भी जाना है, एडवर्टीजमेंट करना है, ये सारी कहानी, कितने सारे ड्यूरेशन है। ये कह रहे हैं अगर आपने सेबी के पास गए तो 12 महीने का टाइम है। सेबी के पास से मैं तुरंत जाती हूँ किसके पास, आरओसी के पास। कहाँ जाती हूँ, आरओसी के पास। जैसे ही आरओसी के पास एक बार फाइलिंग करी, अब आपके पास 12 महीने का टाइम नहीं है, 3 दिन के अंदर आपको ओपन कर देना है। 3 दिन के अंदर ओपन कर देना है, मतलब कि यहाँ 2 डेट दे रखी है, आओ जिसे अच्छे से और समझे। आपको, सॉरी कहाँ लिखा है, देखो आपको क्या करना है, ओपन, क्या ओपन करना है, आपको इशू कर देना है ना, ओपनिंग कर देनी है, ठीक है। क्या लिखा है बच्चा, पब्लिक इशू ओपन हो जाना चाहिए 12 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, और ये बोल रहा है 3 वर्किंग डेज के अंदर। लेकिन ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम सेबी ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम आरओसी। अगर आप सेबी तक गए हो और अभी आरओसी तक नहीं गए हो तो आपके पास टाइम कितना है, 12 महीना। लेकिन एक बार आरओसी को जाकर फाइल कर दिया है, एक्चुअल में आरओसी के पास फाइलिंग करते हो और सेबी के पास फाइलिंग नहीं करते हो, सेबी के पास आप एक बार उसे चेक करवाते हो। क्या बात समझ में आ रही है, चेंजेस करने को कौन बोलता है, सेबी, क्योंकि चेक उसने किया है ना।
आरओसी ने तो बोला जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉर्डिंग, आरओसी के पास रिकॉर्डिंग जाती है, आरओसी के पास क्या जाती है, रिकॉर्डिंग। सेबी ने बोला मैंने चेक कर दिया है, सब बढ़िया, अब आपकी मर्जी, आपके पास अभी 1 साल है, धीरे धीरे भी लाओ चलेगा, लेकिन 1 साल के अंदर ले आओ, नहीं लेके आओगे तो सेबी फिर से चेक करेगी, फिर से प्रोसेस। लेकिन सेबी के पास जाते ही आपने हरी झंडी दिखाई सेबी ने, और आप कहां पहुंच जाते हो, आरओसी के पास। तो आरओसी क्या बोलता है, भैया फाइल कर दिया ना, मतलब आप लेकर आ रहे हो तुरंत में, तो आरओसी के पास तभी जाना जब तुरंत कर रहे हो, अदरवाइज आरओसी के पास मत जाना। जिस दिन आरओसी के पास जाओगे वो 12 महीने का टाइम आपका खत्म हो जाएगा, 3 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो ओपन करनी पड़ेगी। आज की डेट क्या है बच्चा, 20, 21, 22, 23 और 24 ले रही हूँ, ठीक है। चलो आज मैं आरओसी के पास जाती हूँ, आज मैं आरओसी के पास जाती हूँ 28 को, तो यहाँ से 3 दिन के अंदर मुझे विंडो ओपन करनी है, तो ये 3 दिन हो गए, ये 3 वर्किंग डेज हो गए, 21, 22 और 23, ये 3 वर्किंग डेज हो गए। इसके अंदर ये कह रहे ओपन हो जाना चाहिए, और एक बार अगर ओपन हो गई तो मिनिमम 3 दिन के लिए और मैक्सिमम 10 दिन के लिए। मान लो मैंने 22 को ओपन कर दिया, मेरी मर्जी ना, 3 दिन के अंदर आपकी विंडो ओपन हो जानी चाहिए। मेरी मर्जी 22 को भी तो कर सकती हूँ, 23 को भी तो कर सकती हूँ, लेकिन क्या 24 कर सकती हूँ, क्या नहीं, 3 दिन के अंदर विंडो ओपन। मैंने कहा चलो 23 में विंडो ओपन, तो 23, 24, 25, अगर इसमें सैटरडे संडे आ गया तो फिर बच्चा एक्सक्लूड करके फिर मंडे ट्यूसडे भी मौका मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो 12 महीने कहां से है, 12 महीने कहां से है, फ्रॉम दी सेबी ऑब्जर्वेशन, 3 दिन के अंदर ओपन करना पड़ेगा फ्रॉम दी आरओसी फाइलिंग। क्या बात समझ में आ रही है। और आरओसी के पास या जब भी जाते हो सेबी का 12 महीने, जब भी ओपन करना है तो मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 दिन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कहां फंसे अब बताओ, आ जाओ। अब बच्चा पहला वाला पैराग्राफ और आखिरी वाला पैराग्राफ समझ में आ गया। इस पैराग्राफ में ना अलग बात बोल दी है जो अभी आपने पढ़ी ही नहीं है एक्चुअल में, इस कारण से फंस रहे हो। फास्ट ट्रैक इशू पढ़ लिया है क्या, तो फास्ट ट्रैक इशू में क्या बोल दिया है, टाइम पीरियड भी कंपनीज एक्ट में दे रखा है, कुछ बोला नहीं। इन केस द इशू है फाइल्ड, इन्होंने का इशू किससे रिलेटेड है, सेल्फ प्रोस्पेक्ट। सेल्फ प्रोस्पेक्टस का भी बस मीनिंग जानते हो, जो भी मैंने आपको क्या बताया, सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बच्चा, बार बार यूज कर रहे हो। इन्होंने कहा थी फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम इशू करोगे मे बी ओपन, क्योंकि फास्ट ट्रैक इशू सॉरी शेल्फ में रखा जो प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी ना डिटेलिंग। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन सा होता है, बहुत डिटेल वाला नहीं। शेल्फ तो प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी रखा है शेल्फ में, बार बार रीयूज कर रहे हो, जबकि एडिशनल क्या दोगे, अटैचमेंट देते हो ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अभी हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बस बात करें, इसके लिए टाइम पीरियड लिखा है मे बी ओपन, इन्होंने क्या बोल दिया, आपके लिए टाइम पीरियड बस थोड़ा सा चेंज है। अब क्यों चेंज है, क्योंकि शेल्फ प्रोस्पेक्टस अभी बहुत डिटेलिंग में पता नहीं है, इन्होंने वो कॉन्सेप्ट बता दिया जो अभी आगे चलकर पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी ये नहीं भी है, तो भी इसके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगी ब्रेक ले लो, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बताओ पहला और आखिरी वाला पैराग्राफ समझ में आया, ये रिलेवेंट है क्योंकि ये आपने कनेक्ट करके पढ़ा है, अभी ये वाली चीजें पढ़ी नहीं है। फास्ट ट्रैक इशू देखो तुम्हारे उसमें दिखेगा, दिख रहा है क्या, ये वाला समझ में आया ना, तो फास्ट ट्रैक इशू से कनेक्ट करके बताऊंगी। अब बच्चा चिल्लर हेडिंग, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, दिमाग में क्या आता है, 90% नहीं हो पाए तो क्या आता है दिमाग में, प्रेफर्ड, कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। हम ऑफर फॉर सेल की बात की, तो पुरानी शेयर्स है, हमें तो फ्रेश इशू चाहिए, ठीक है। नॉन रिसिप्ट और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या करना पड़ेगा, रिफंड, रिफंड कितने दिन के अंदर, तब समझ में आया। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, कितने दिन के लिए विंडो ओपन, एटलीस्ट 3 डेज और मैक्सिमम, समझ में आ गया। अब आईपीएफ पे पहला वाला पॉइंट तो समझ में आ गया। रिवीजन, ये क्या लिख दिया बच्चा, रिवीजन प्राइस बैंड चेंज करना। बच्चा ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, नई चीज समझोगे। प्राइस बैंड मैंने डिसाइड किया 100 और 120, क्या बात समझ में आई। अब अचानक से हमें लगा नहीं यार थोड़ा प्राइस ना चेंज कर दो, क्या प्राइस बैंड को रिवाइज कर सकते हैं, यस। लेकिन अब हमारी विंडो ओपन तो भैया हो चुकी है, इन्होंने कहा सुनो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अगर आपका प्रोस्पेक्टस फिक्स हो या फिर आपका सॉरी प्रोस्पेक्टस हो या फिर रेड हेरिंग, मतलब प्राइस फिक्स हो या फिर बुक बिल्डिंग हो, तो भी टाइम आपका कितना है, 3 से 10 दिन। मैंने 3 दिन के लिए विंडो ओपन करी और मैंने कहा मुझे प्राइस चेंज करना है, तो इसी दिन में आप प्राइस चेंज करो।
इन्हीं 3 दिन है, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम टाइम कितना है, 10 दिन है। फिर उनको कुछ भी हो जाए 10 दिन को मत बढ़ाना। इसी बीच अगर प्राइस चेंज करना चाहते हो तो प्राइस चेंज कर लो, लेकिन 10 दिन से आगे हम आपको बढ़ने देंगे नहीं। मैंने 10 दिन के लिए विंडो ओपन करी, 10 दिन जैसे ही खत्म हुआ मैं कह रही नहीं मुझे प्राइस चेंज करना है, मुझे क्या करना है, प्राइस चेंज। मेरे पास टाइम बचा क्या? इसीलिए कंपनी पहले से ही सोचती है कि कम दिन के लिए विंडो ओपन करो, अगर मुझे प्राइस बदलना हो तो स्कोप बदलने का हो। मैंने 5 दिन के लिए विंडो ओपन करी, और जब मैंने लोगों की बिडिंग चालू होती देखी तो मुझे क्या लगा, नहीं यार प्राइस बदलना है। प्राइस बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते, लेकिन क्या मेरे पास स्कोप है? हाँ स्कोप है। 5 दिन के लिए ओपन किया ना, तो 5 दिन और है मेरे पास, 10 दिन। 3 दिन के लिए किया था तो कितना स्कोप है अभी, 7 दिन का है। 10 ही दिन के लिए किया था, 10 दिन में जैसे प्राइस है मैंने कहा यार बदलना है, तो अब होगा क्या, नहीं। इन्होंने कहा प्राइस बैंड को रिवाइज करना है, कर सकते हो, इनकेस कंपनी ने डिसाइड किया रिवीजन इन दी प्राइस बैंड हो सकता है। द इश्यू शैल एक्सटेंड, बिडिंग को वो एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन जो पीरियड डिस्क्लोज इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, याद रखना मिनिमम कितने डेज का है, 3 वर्किंग डेज। कंप्लीट नहीं लिखा है, 3 to 10 days ही मैक्सिमम होता है। इन्होंने कहा अगर आपको बढ़ाना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कितना कर सकते हो, 3 दिन और एक्सटेंड कर सकते हो, 3 दिन और 3 दिन के लिए, सॉरी 4 दिन के लिए मैंने ओपन किया था, 4 दिन के लिए मैंने ओपन किया था, और एक्सटेंड कितना कर सकती हूँ, 3 दिन। क्या मेरे पास स्कोप है? स्कोप है ना, मेरे पास मैक्सिमम 10 दिन है, मेरे पास मिनिमम 3 दिन है, बोलो हाँ। कंपनी की मर्जी, मर्चेंट बैंक करो तुम लोग मेरे, मैंने तुम लोग के साथ बैठ के डिसाइड किया कि 4 दिन ओपन करेंगे, बोलो हाँ। हमारी मर्जी ना। क्या डिसाइड किया, हमारी मीटिंग से क्या कंक्लूजन निकला, 4 दिन पक्का। अब 4 दिन में बिडिंग आई, हमने कहा अरे यार प्राइस बदलनी है, बदल सकते हैं हाँ, तो इन्होंने कहा बढ़ा सकते हो और 3 दिन बढ़ा लो, लेकिन अगर स्कोप होगा तो बढ़ाना। स्कोप है मेरे पास, हाँ भाई 6 दिन का स्कोप है ना, मैक्सिमम जब 10 दिन है, 4 दिन यूज कर रही हूँ, कितने दिन बचे हैं? क्या 3 दिन यूज नहीं कर सकती? कर सकती हूँ ना। चलो एग्जाम्पल चेंज, हमने मीटिंग से डिसाइड किया 8 दिन विंडो ओपन करेंगे, 8 दिन वापस आ, बीच में हिम्मत तोड़ दे रही है। मैक्सिमम कितना दिन बचा है? चलो लॉ बोलता है मिनिमम 3 दिन 10 दिन, लॉ बोलता है, मान से ध्यान दे, 3 दिन 10 दिन लॉ बोलता है। हमारी मीटिंग से हमने कहा कि 8 दिन लेंगे, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना। अब इस 8 दिन में हमने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करा और हमें पता चला प्राइस बदलनी चाहिए, लॉ बोलता है एक्सटेंड कर सकते हो 3 दिन और। मेरे पास स्कोप कितना बचा है, 2 दिन का है, तो 2 ही दिन यूज करूंगी। समझ में आया? केसेस तो कुछ भी आ सकते हैं ना। चलो मीटिंग से डिसाइड किया 4 दिन का, कर सकती हूँ, मुझे लगा प्राइस बदलनी है, मेरे पास बचा कितनी दिन है, 6 दिन। लॉ ने बोला कितने दिन अलाउ कर रहे हैं बदलने के लिए, 3 दिन। स्कोप है, हाँ है। समझ में आया? भले ज्यादा दिन हो भाई, यूज तो करेंगे हम कितने, 3 दिन। समझ में आया? पक्का? बस यही सुनना था नलाई को। हाँ गैप भी तो ले लोगे, गैप ले ले तो गए, तुरंत अनाउंस कर दिया तो वेरी गुड। 8 दिन बचा, 1 दिन तो डिस्कशन में ले लिया तुम लोगों ने, बचे फिर क्या होगा ना, ये सब भी तो। प्राइस का एकदम कट टू कट ऐसे ही मीटिंग बुलाओ बात करो। बच्चा एक वर्ड है जो एक लीगल वर्ड है, फोर्स मेजेरो, इससे पहले कभी आया है क्या? समझना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बच्चा कि कुछ ऐसी नहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना, कुछ ऐसी दिक्कतें आना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कोविड आपके कंट्रोल में है क्या? बाढ़ आ जाना आपके कंट्रोल में है? भूकंप आ जाना आपके कंट्रोल में है? नहीं। मतलब ये कुदरती कुदरती प्रॉब्लम्स है एक तरीके से। इन्होंने कहा इनकेस प्रॉब्लम आ गई, नेचुरल प्रॉब्लम आ गई फोर्स मेजर वाली, ठीक है, जिस कारण से दिक्कत हो गई, या फिर बच्चा क्या हो गया, बच्चा बैंक ने क्या कर दी, स्ट्राइक कर दी, हमारा आईपीओ चल रहा था, हमारे बैंक ने स्ट्राइक कर दिया, हमारा आईपीओ फंस गया, हो सकता है। या फिर इससे ही मिलती जुलती क्या होगी, सिमिलर सर्कमस्टांसेस, मतलब मैंने कहा नेचुरल डिजास्टर आ गए, या फिर बच्चा मैनमेड चीज आ गई, मैनमेड चीजें क्या होगी बच्चा, बैंक ने स्ट्राइक कर दिया,
इंसानों ने किया बच्चा, या इससे मिलते जुलते कोई भी ऐसी दिक्कतें आती है द इश्यूर में फॉर द रीजन ऑफ द रिकॉर्ड इन द राइटिंग, बस रीजन रिकॉर्ड में लिख दे। और इन्होंने क्या बोल दिया है, चाहे वो आपका रेड प्रोस्पेक्टस हो चाहे आपका प्रोस्पेक्टस हो, फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ दी 3 वर्किंग डेज। तो इन्होंने कहा कि हम आपकी और क्या करेंगे बच्चा, वर्किंग डेज बढ़ा सकते हैं, हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए हम आपका और बढ़ा सकते हैं। वैसे तो 3 से 10 दिन है, बोलो हाँ, आपका 10 दिन से ज्यादा कभी भी बढ़ेगा नहीं, लेकिन ऐसे अगर अनसर्टिनिटीज आ रही है तो हम क्या करेंगे बच्चा, और क्या करेंगे, 3 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? वैसे 3 से 10 दिन का है, 10 दिन से ज्यादा नहीं, 3 दिन और बढ़ जाएंगे अगर ऐसी प्रॉब्लम आई। लेकिन हम सब जानते हैं कोविड जैसे ऐसी खतरनाक चीजें जब आ गई थी तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बच्चा सफिशिएंट कॉस्ट तो वैसे ही हमेशा रहेंगे, 3 दिन में भी काम नहीं बने तो क्या, लॉ में और भी बहुत सारे प्रोविजंस है, लेकिन अभी यहाँ पे इसके लिए कोई नो कमेंट है। क्या बात समझ में आ रही? एक्स्ट्रा 3 दिन दे देंगे, 3 दिन में भी नहीं बात बनती है, लॉ में और डिटेलिंग्स है। क्लियर है बच्चा? कितने दिन, फिर तो देखिए ना कब खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम, देखी जाएगी। क्लियर है बच्चा? तो पूरा अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें, कहाँ लिखा है, मैं एक बस को चेक कर लूंगी क्यों लिखा है मैंने, है ना। चल बच्चा आ जाइए, आईपीओ एफपीओ के केस में क्या लिखा है, 3 से 10 दिन। बुक बिल्डिंग के केस में भी 3 से 10 ही दिन है, चाहे प्राइस रिवाइज करो चाहे प्राइस रिवाइज मत करो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्होंने कहा ऐसी कोई सिचुएशन है तो 3 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बच्चा ये तो आईपीओ और एफपीओ था। राइट इश्यू समझते हैं, क्या होता है राइट इश्यू? पहले ही बता दूं उसमें ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा है। राइट इश्यू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को देते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो खुद ले लो या तो अपने किसी दोस्त को दे सकते हो। एक वर्ड होता है रिनंसिएशन का, कुछ राइट रहता है, रिनाउंस करना, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आएगा, ये कहाँ पढ़ा है? पढ़ा है हमने, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, समझना राइट इश्यू का कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे भी फास्ट ट्रैक, अभी आईपीओ एफपीओ बस पढ़ा है ना, राइट इश्यू भी पढ़ेंगे, फास्ट ट्रैक भी पढ़ेंगे, हर टाइप के। जब राइट इश्यू आएगा तो जो विंडो ओपन होने की जो डेट होगी, जो ड्यूरेशन होगा वो 3 से 10 दिन नहीं है, उसके लिए ड्यूरेशन क्या है, 15 से 30 दिन। मिनिमम राइट इश्यू के लिए विंडो ओपन होगी 15 दिन के लिए, और मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। कंपनी ने मिलकर मीटिंग में डिसाइड किया 20 दिन कर सकते हैं ना, ये मिनिमम मैक्सिमम का ड्यूरेशन है, कंपनी तो कुछ भी डिसाइड कर सकती है, 20 दिन का किया तो 20 दिन का करेंगे। तो राइट इश्यू में ज्यादा ड्यूरेशन मिलता है, ये मैं बता रही हूँ क्यों मिलता है। लॉजिक ये होता है राइट इश्यू में कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक मौका दिया जाता है, या तो आप शेयर खरीद लो या तो आप किसी को बिकवा दो, ये राइट किसी और को दे दो, ट्रांसफर कर दो। तो राइट इश्यू का राइट रिनाउंस भी हो सकता है, रेनसेशन भी हो सकता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसका इनसे लंबा टाइम लेता है। तो यहाँ पर राइट इश्यू आगे चलकर आएगा, पहली बता दिया कि इसमें ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा रहता है, इसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक दे देती हूँ, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, ठीक है। हेडिंग क्या लिखा है, एप्लीकेशन, और क्या लिखा है, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। एक चीज समझना, क्या हम 11th-12th में पढ़ते थे 10 रुपए का शेयर है, एक एप्लीकेशन मनी होता था, एक अलॉटमेंट होता, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, यही होता था, ठीक है। चलो अगर आपने नोटिस किया हो तो एप्लीकेशन में एक पैसा लिया जाता था, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, और बच्चा फाइनल कॉल में, ठीक। यहाँ पे अभी बस किसकी बात हो रही है, एप्लीकेशन की। यहाँ पे अभी बस किसकी बात हो रही है, एप्लीकेशन की, ठीक है। आपको एप्लीकेशन कितने का देना चाहिए, कितना क्या होता है, ये पूरी सिस्टम समझाएं जा रहे। पर्सन शेल नॉट मेक एप्लीकेशन इन दी नेट ऑफर कैटेगरी, ये तो वही वाला कैटेगरी है, ठीक है। फॉर द नंबर ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी दैट दी एक्सीड दी टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी, ये पूरी लाइन रिपीट है जो हम पढ़ चुके हैं। नेट ऑफर की कैटेगरी होती है, अब मिनिमम 75 दे रखा है, मिनिमम कितना दे रखा है बच्चा, 75 QIB। तो वो 75 का क्राइटेरिया है, RI का अलग है, NI का, तो सबके अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे उन्होंने वही QIB इन सबका एग्जाम्पल लेके बताया। इंपॉर्टेंट बात ये है, द इश्यूअर शैल स्टिपुलेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट में एक्चुअली में लिखा ही होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो नेट ऑफर होता है ना, कि हम 6 के 1 से ला रहे हैं या 6 के 2 से ला रहे हैं, ये बात अच्छे से लिखी होती है। अगर 6 के 2 से लेकर आ रहे हैं तो उसमें बता दिया जाता है RII, NII और QIB का कितना है।
अगर 6-1 से आ रहे हो तो सेम बच्चा आर आया है, एन आया है, और क्यूआईबी का कितना होता है ये लिखा होता है। कभी देखा था इस वाले में, अडानी वाले का जो आया था, देख लेना अगर आप, है ना, उसमें लिखा रहता है कि भैया क्यूआईबी का इतना है, आरआई का इतना, एनआई का, ये हर चीज स्पेसिफाई की जाती है किसमें बच्चा, ऑफर डॉक्यूमेंट। लेकिन वो तो न्यूज़पेपर था, ऑफर डॉक्यूमेंट थोड़ी ना देखा। लेकिन ऑफर डॉक्यूमेंट बहुत डिटेल में लिखा रहता है, एडवर्टीजमेंट में इंपॉर्टेंट बातें लिख दी जाती है। तो जब एडवर्टीजमेंट में लिखी है तो ऑफर डॉक्यूमेंट और डिटेल में तो लिखा होगा ही, बस हम पढ़ते नहीं है उतनी सीरियसली। द इश्यूअर सेल्फ स्टिपुलेटेड, इश्यूअर लिखेगा किसमें, ऑफर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। चलिए, मिनिमम एप्लीकेशन साइज भी लिखेगा, नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी लिखेगा, विद इन द रेंज क्या लिखा है, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 10,000 से 15,000। दीदी ये क्या बात है, अब हम समझ में नहीं है। कितने का भी इशू लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 1 लाख का इशू लेकर आए, कितने का इशू लेकर आए बच्चा, 1 लाख का। हम एक शेयर नहीं खरीदते आईपीओ में, हम आईपीएफओ में एक शेयर खरीदते नहीं है, हम पूरा क्या खरीदते बच्चा, लॉट। हम पूरा क्या खरीदते बच्चा, लॉट। तो ये लॉट जो होते हैं, एक लॉट में कभी कभी आपने देखा है 100 शेयर होते हैं, एक लॉट में 20 शेयर होते हैं, एक लॉट में बच्चा 1000 शेयर होते हैं, कितने में हो सकते हैं। तो ये डिसाइड कैसे होता है, ये डिसाइड होने की एक रेंज होती है, उस रेंज को हम बोलते हैं बच्चा 10,000 से 15,000। लॉट डिसाइड होता है इस रेंज से। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए समझते हैं कैसे। हमारी कंपनी ने बोला हमारी एक शेयर की प्राइस है 1000, मेरे एग्जाम्पल में एक शेयर की प्राइस कितनी है, पक्का, ठीक है। मैंने कहा मेरा जो लॉट होगा वो मिनिमम मैक्सिमम इतने का होगा, 10,000 से 15,000, 10,000 से 15,000। अगर मेरा शेयर 1,000 का है, एक शेयर की वैल्यू अगर क्या है बच्चा 1,000, मैंने बोला लॉट डिसाइड करने के लिए एक रेंज होती है, तो मिनिमम शेयर 10,000, बच्चा 10,000 में कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। अगर मेरा शेयर, एक शेयर कितने का है 1,000, तो 10,000 रुपए देकर कितने मिलेंगे। आपने क्या किया है, डिवाइड क्या है, 15,000 देके कितने मिलेंगे। मतलब यहां पे मुझे ये बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10 से 15। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए 1000 था तो इसलिए समझ में आ गया। अगर बच्चा 10,000 से 15,000 की ही रेंज है, मेरा एक शेयर 900 का है, निकाल लो कैलकुलेटर, मेरा एक शेयर कितने का है बच्चा 900 का, तो 10,000 रुपए देकर मुझे कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, 11.15,000, 1,111, तो उसको 11 कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो 15,000 देकर 900 रुपए का ही शेयर है, कितना मिलेगा 16.666, चलो 17 कर लिया। क्या बात समझ में। जब मेरा एक शेयर 1,000 रुपए का डिसाइड किया, कंपनी अपना प्राइस डिसाइड करती है, कंपनी अपना क्या करती है बच्चे, प्राइस डिसाइड करती है। कंपनी की मर्जी ना कोई भी प्राइस डिसाइड करे, बस किससे डिस्कस कर लेना, लीड मर्चेंट बैंकर से, ठीक है। लीड मर्चेंट बैंकर ने बोला चलो आप एक शेयर की वैल्यू कितना रखो, 1,000 रुपए, एक शेयर की वैल्यू कितना रखो, 1,000 रुपए। हमने कहा ठीक है, एक शेयर की वैल्यू हमने रख दी 1,000 रुपए। तो हमने 1,000 रुपए रखी, तो हम कह रहे हैं कि अब हमें आईपीओ लेके आना है, तो भैया अब हमें लॉट बेचना है। एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे, एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे, तो लॉ बोलता है अगर आपका 1,000 है तो एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे बच्चा, 10 से 15। मिनिमम लॉट आप कितने का रखोगे, 10, और मैक्सिमम लॉट कितना रखोगे, 15। मतलब एक लॉट में या तो 10 रखो और 15 से ज्यादा नहीं। अब कंपनी फिर से डिसाइड करेगी मुझे भैया 12 रखने। तो अब जब आप एप्लीकेशन दोगे तो क्या आप एक शेयर खरीदोगे क्या, नहीं। क्या एक शेयर खरीदोगे क्या, नहीं। आप कितना खरीदोगे बच्चा, 12, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया है 12। लेकिन लॉ ने क्या बोला, आपकी रेंज हमेशा कितने में होनी चाहिए, 10,000 से 15, 10,000 से 15। जब मैंने 1,000 के हिसाब से निकाला तो उन्होंने बोला कि आपके लॉट में मिनिमम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 15। अब इसमें से कंपनी को डिसाइड क्या है, कंपनी ने अपनी मर्जी से लीड मर्चेंट बैंकिंग के साथ बैठ के क्या डिसाइड कर लिया, 12 रुपए। बात समझ में आई। चलिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चा। जब मैंने एग्जाम्पल को चेंज किया है, लॉ ने तो रेंज यही दे रखी है, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो सेम है। इन्होंने कहा भैया ये तो सेम है। अब मैंने कहा मेरी एक शेयर की वैल्यू 900 थी, ठीक है।
तो एक बार मैंने मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए देख लिया, इससे 11 निकला और इससे कितना निकला 17। हाँ बेटा ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, 900 रुपए, ठीक है। तो 11 और 17 निकल गया, कंपनी डिसाइड करेगी ना मेरे एक लॉट में कितना होगा। लॉ बोलता है कि 900 के हिसाब से आपका कितना बनता है, 11 से 17 के बीच। मैंने डिसाइड किया 17, मैंने डिसाइड किया 11, मैंने डिसाइड किया 15, कुछ भी रख सकती हूँ ना। क्या बात समझ में आ रही है? आ जाओ, एप्लीकेशन और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। द इश्यूअर सेल स्टिपुलेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या बता दे, मिनिमम एप्लीकेशन साइज। आपकी साइज क्या होगी, या तो मैंने एग्जांपल में लिया मैं 15 लूंगी, एक लॉट में कितना लूंगी 15। ये डिसाइड किससे किया, 10,000 से 15,000 की रेंज से। ऑफर डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन का साइज बता देना। मैंने एक लॉट खरीदा, मतलब मैंने 15 शेयर्स खरीदे। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं 20 शेयर्स खरीद सकती हूँ क्या? नहीं, 2 लॉट खरीदूंगी, 3 लॉट खरीदूंगी, मतलब मैं मल्टीपल में खरीदूंगी। मतलब या तो 15 शेयर्स खरीदूंगी और 15, 2 लॉट खरीदूंगी, मतलब कितने शेयर्स खरीदूंगी 30। 25 खरीद सकती हूँ क्या? 20 खरीद सकती हूँ क्या? नहीं, लॉट में खरीदना है। एक लॉट खरीदूंगी, 2 लॉट खरीदूंगी, 3 लॉट खरीदूंगी। तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज इन द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शेल बी फॉल विद इन दी रेंज। वो रेंज क्या होगी मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, दैट वाज 10,000 से 15,000। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगी। यहां तक चीजें क्लियर है? द इश्यूअर शेल इनवाइट एप्लीकेशन इन मल्टीपल, एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट। लॉट में ही खरीदा बेचा जाता है। स्टॉक मार्केट में एक शेयर खरीद सकते हैं, हाँ। स्टॉक मार्केट में एक शेयर खरीद सकते हैं, हाँ। लेकिन जब कंपनी से डायरेक्ट आईपीओ एफपीओ खरीदने जा रहे हो तो क्या एक शेयर खरीद सकते हैं? नहीं, तब आपका खरीदना होता है लॉट में। कंपनी से डायरेक्ट खरीदोगे तो लॉट में, स्टॉक मार्केट में जैसा खरीदना है खरीदो यार। समझ में आया? चलो, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू अब आप कैसे खरीदोगे, मल्टीपल, मतलब लॉट के सेंस में जो भी दे रखा है। मिनिमम सम, अब मुझे बताओ, जो मैंने आपको ये बोला है एप्लीकेशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चा। एक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इन्होंने कहा मिनिमम एप्लीकेशन जो पैसा है वो 25% तो आ जाना चाहिए। मेरा जो शेयर है वो 10 रुपए का है। मेरा शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 10 रुपए का 25% कितना होता है? 2.5 होता है, 2.5 रुपए होता है। मेरे एक लॉट में, एक लॉट में कितने और नंबर शेयर थे? 15 शेयर थे, 15 शेयर थे। अब मेरा एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। एक शेयर कितने का है बच्चा? 10 रुपए का है बच्चा। अब मेरे जो मेरा पुराना एग्जाम्पल था उस हिसाब से अगर चलते, 900 का था मेरा एक शेयर, 900 का था, उसका जरा 25% बताओ। 900 का 25% बताओ। 225 हो गया, ठीक है। एक लॉट में मुझे बताओ 15 शेयर है और 900 का है, तो टोटल कितना होता है पहले तो बताओ। 15 शेयर 900 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 3,000, 13,500 राउंड फिगर, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है कि भैया 900 का 25% तो हमें चाहिए। एप्लीकेशन में जो पैसा होगा ना जो आप लोगे ना, हमें 25% तो चाहिए ही चाहिए। या तो क्या करो, इसका 25% निकाल लो, या तो क्या करो 900 का 25% निकाल के नंबर ऑफ शेयर 15 से मल्टीप्लाई होते, ऐसा करना है करो। इन शॉर्ट हमें 13,000 आपसे चाहिए थे क्योंकि आपने एक लॉट खरीदा, तो हमें आपसे अभी तुरंत एप्लीकेशन अमाउंट कितना चाहिए? 25%, जो कि क्या आता है 3,375, 3,000 समथिंग जो भी है। बच्चा पूरा भी ले सकते हैं ना, इन्होंने बोला मिनिमम इतना तो ले लेना, मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, पूरा भी ले लेना लमसम, ठीक है। इन शॉर्ट मिनिमम सम पेबल ऑन द एप्लीकेशन एज पर द स्पेसिफिक सिक्योरिटी शेल बी एटलीस्ट कितना? 25% श्योर। तो जब भी आप मिनिमम एप्लीकेशन मनी देखते हो ना बच्चा, जब भी आप एप्लीकेशन अमाउंट बच्चों में पढ़ते थे ना, तो 2 रुपए जो लिखा रहता है वो तो गलत ही होता है, वो 2.5 रुपए होना चाहिए, 3 रुपए जनरली होता था, ठीक है। अलॉटमेंट फिर फर्स्ट फिर फाइनल को मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो होता है वो 25% से कम कभी भी होना नहीं चाहिए। 10 रुपए के हिसाब से 2.5 रुपए से कम कभी भी नहीं। 100 रुपए का अगर है तो कभी भी 25 रुपए से कम नहीं। बात समझ में आ गई? पक्का?
दो चीजें सिखाई। लॉट डिसाइड होता है 10,000 से 15,000 की रेंज से, ठीक है। जो भी डिसाइड होगा उसका कितना 25%। नीचे उन्होंने कहा मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू वही इशू प्राइस, जो हमारी इशू प्राइस क्या थी 900 रुपए, ठीक है। नॉट रेफरेंस द अमाउंट पेबल, हम एप्लीकेशन में पैसा कितना देना चाहिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 900 के हिसाब से मिनिमम जो आपका होना चाहिए, कुछ नहीं क्लैरिफाई करने के लिए बताएं। ऑफर फॉर सेल क्या होता है बताओ? सेकेंड हैंड शेयर। इसको किस्तों में लोगे क्या? बिल्कुल मत लेना। ये ऑफर फॉर सेल है, पुराने शेयर से। कंपनी के प्रोजेक्ट में धीरे धीरे पैसा लगेगा। प्रोजेक्ट है मेरा 1 करोड़ का, ठीक है। प्रोजेक्ट का अगर मैं पैसा ले लूं तो किस्तों में ले सकती हूँ ना, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। लेकिन जो पुराने शेयर होल्डर है इनको तो पैसा पूरा चाहिए। इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल, फुल इश्यू प्राइस ऑफ ईच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इनकी एप्लीकेशन बनी तो एक बार में पूरी मंगवा लेना। बात समझ में आई? अब आ जाओ बच्चा, इसका एक प्रैक्टिकल देखती हूँ समझ में आता है कि नहीं। IRCTC हमारा इंडियन रेलवे, ठीक है। इसकी आईपीओ की डिटेल है 2019 में आया था, बिफोर कोविड, ठीक है। चलो, किस दिन ओपनिंग डेट थी? ओपनिंग डेट की डेट क्या है बच्चा? 30 सितंबर 2019। विंडो ओपन हो गई 30 तारीख को और विंडो क्लोज हो गई कितने दिन के लिए ओपन हुई? सितंबर 30 का होता है कि 31 का होता है? 30 का होता है। 30 को खुला, 1 तारीख को खुला, 2 को खुला, 3 को, कितने दिन हो गए? 2 अक्टूबर को छोड़ता है। 3 वर्किंग डेज, तो 3 ही दिन है 3 दिन। गलती से ही पहले तुमने 3 दिन। मिनिमम डेज कितने होते हैं ओपन करने के? 3। मैक्सिमम कितने होते हैं? 10 दिन। जनरली कंपनी क्या सोचती है, स्टॉक रहे हमेशा, तो 3 दिन के लिए। तो इन्होंने 30 को खोला, 1 को खोला, और क्योंकि 2 तो भैया छुट्टी था, पब्लिक हॉलीडे, 3 दिन के लिए विंडो ओपन थी। ये समझ में आ गया? ओपनिंग और क्लोजिंग। टोटल शेयर्स कितने थे देखो, 2,01,60,000। फेस वैल्यू 10 रुपए। फेस वैल्यू हमेशा कम होती है यार, ठीक है, पर इक्विटी, है ना। इश्यू का टाइप क्या है? मतलब प्राइस फिक्स नहीं है। मैंने बताया बच्चा 95 99 केसेस में क्या होता है, बुक बिल्डिंग ही होती है, हमें ज्यादा प्राइस मिल जाए तो। इशू का साइज क्या है? इन्होंने कहा ये टोटल शेयर्स है बच्चा, ये टोटल शेयर्स है ना, टोटल शेयर्स है ये, ठीक है। इशू साइज कितना है? 645 करोड़ लेकर आई थी ये, ठीक है। आईपीओ लेकर आई थी, मतलब फर्स्ट टाइम लिस्ट होने जा रही थी। लॉट साइज क्या है? लॉट साइज बोले तो एक लॉट में 40 शेयर। क्या मैं इसके 20 शेयर खरीद सकती हूँ? 1 शेयर खरीद सकती हूँ? मतलब मुझे खरीदना तो 40 खरीदना है, या तो फिर 80 खरीदना है। 2 लॉट फिर तो 1 खरीदो, ठीक है। मल्टीप्लाई होना चाहिए। इशू प्राइस क्या है? क्योंकि बुक बिल्डिंग है, 315। क्या लिखा है? 315 से 330, 320, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम फ्लोर और कैप प्राइस समझते हैं। इन्होंने कहा भैया रिटेल डिस्काउंट, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है, उनको कोई डिस्काउंट दे रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ दे रहे हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट भी दे सकते हैं ना। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सस्ते में शेयर दे सकते हैं। पड़ा था डिफरेंशियल प्राइस में। ये कह रहे लिस्ट होने के लिए वो कहाँ गए हैं? दोनों जगह, ठीक है। लिस्टिंग डेट क्या दे रखी है? आईपीओ कब आया था? पहले आईपीओ लाते हैं और लिस्ट, क्या बात समझ में आ रही है? हम पहले आईपीओ लेके आते हैं। अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ के लिए डालती है, एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल अप्रूवल डालती है, और यहाँ पे क्या बोल दिया है? लिस्ट हो जाएंगे। आईपीओ आने के बाद या तो लिस्ट हुए या तो लिस्ट नहीं हुए। लिस्ट नहीं हुए तो वापस पूरा रिफंड करना पड़ता है, याद है? तो उन्होंने कहा भैया 14 तारीख दे रखी है लिस्टिंग की उन्होंने, तो पहले हम लेकर आ जाए, उसके बाद लिस्ट होंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब मुझे बताओ ये 40 शेयर्स कैसे डिसाइड हुए होंगे? लॉट कैसे डिसाइड होता है? 10,000 से 15,000। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ये रेंज होती है। अब बच्चा इनका तो बुक बिल्डिंग है, मिनिमम मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है। 320 लिखा है। मान लो इनकी 1 शेयर की प्राइस कितनी है?
320। तो क्या करना है सबसे पहले, 10,000 से और 15,000 से करो डिवाइड, तो मुझे पता 3025 ना, 31 ले लिया। 15,000 से करो एक बार, 46,8। तो उसको चलो 47 ले लेती हूँ। रेंज हमें क्या मिली, 31 से के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। लीड मर्चेंट बैंकर से डिस्कस किया होगा, तो उन्होंने क्या बोला कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर रखे, 40। फिर बात समझ में आ रही है, आप ही ने निकाला है, ऐसे ही निकाला जाता है। सेम एसबीआई क्या लिखा है, एसबीआई कार्ड है ना, ये अलग है। एसबीआई कार्ड क्या लिखा आता है, आईपीओ। कब लेके आया बच्चा, 2020 में। कोविड कब आया था हमारी इंडिया में, चाइना की बात नहीं कर रहे, वो तो 19 था। मार्च में 2022 ऐसे कुछ डेट थी, बोर्ड एग्जाम है ना। बिजनेस वाला लटक गया था, बिजनेस का टेस्ट लटक गया था उस टाइम पर, हम लोग वही देखे, अकाउंट्स हो गया था, इको हो गया था। तुम लोग 10th वाले थे ना, हम 12वीं की बात कर रहे हैं। हम 10th को नहीं पढ़ाते ना, 12वीं को पढ़ाते हैं। बिजनेस स्टडीज कहाँ था तुम्हारे 10th में लाइक हो। चलो आईपीओ, आईपीओ कब आया था बच्चा, 2 मार्च। 2 मार्च से क्या लिखा है, 2 को ओपन हुआ होगा, 3 को, 4 को, 5 को, एक बार देख लो भाई, संडे वंडे का पढ़ा हो तो वो देख लेना, ठीक है। 3 दिन या 4 दिन, ठीक है। अरे यार वहीं फंसी हुई है। इशू का टाइप क्या है, बुक बिल्ड है। इशू साइज क्या लिखा है देखो, जो भी है ना, जो भी है। चलो एग्रीगेट उन्होंने ये बोल दिया। अब देखो ये क्या लिखा है, फ्रेश, और ये क्या लिखा है, फ्रेश बोले तो इसका पैसा किसको मिलेगा, कंपनी को, और ऑफर फॉर सेल किसको मिलेगा, इन्होंने बोला भैया ये देख लो, फ्रेश वंस, सॉरी इक्विटी शेयर है ना, यहां लिख ही दिया है ना। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बोल रखा है, ज्यादा पैसा बच्चा आईपीओ से ज्यादा किसका है, पुराने शेयर्स का कि नए का है। पुराने वाले लोग भैया पैसा लेके जा रहे हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट में इतना पैसा नहीं लगा है, क्या बात समझ में आ रही है। इतनी डिटेलिंग लिखी होती है, ये आईपीओ की डिटेल है, लेकिन जिसको समझ में आए। अब प्रोजेक्ट में दम देखोगे ना यार, जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो भी तो देखोगे, रिटर्न भी देखोगे है ना, बस यही देख के नहीं डिसाइड होता है। फेस वैल्यू 10, आईपीओ की प्राइस क्या है बच्चा, 755। एम्प्लॉय को, इसने एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय को डिस्काउंट दे सकते हैं, पढ़ा था ना डिफरेंशियल प्राइसिंग। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी था, एम्प्लॉय भी नहीं, कहीं और चली गई, रिजर्व कैटेगरी में चली गई। हम रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, डिस्काउंट डिफरेंशियल प्राइसिंग कितना, 10% मैक्सिमम। इसने कितने रुपीज दे दिया है, 75। बच्चा अगर 750 की बात करेंगे तो 750 का 10%, ठीक है। मार्केट में लॉट कितने का हुआ, 19 बोल दिया, और लिस्ट 3 के लिए यहाँ डालेगा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 19 की बात कर रहा है। ये 19 कैसे निकला होगा, जरा देखो, 10,000 से आ रहा है बताओ कितना आ रहा है, और एक में 13 से 90 के बीच में आपको जितना रखना है रखो। हम लीड मर्चेंट बैंकर से डिस्कस करेंगे, और क्या डिसाइड कर लिया बच्चा, मैक्सिमम रख लिया 19, मर्जी है ना। अब मुझे बताओ कि लॉट साइज कैलकुलेट करते बन रहा है, कितना आया, एग्जाम में नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब एग्जाम में नहीं आएगा तो अपन समझेंगे भी नहीं नम्रति, ऐसा इतने डंडे मारूंगी ना, है एग्जाम में नहीं आएगा तो समझना भी नहीं है। हाँ हाँ, एक्चुअली में जो कैलकुलेट किया जाता है वो मिनिमम मैक्सिमम दोनों का ही क्रक्स निकाला जाता है, लेकिन अगर तुम दोनों में से निकालोगे तो आप उसी नतीजे में पहुंचोगे, क्योंकि आप बीच का पे कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ समझ में आया, ये मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको समझ में आए कि लॉट कैसे डिसाइड होता है, इट्स डिपेंड आपकी प्राइस है। अब आपका अगर एक शेयर मान लो कितने का हो जाता है, 750 का, 25% तो लेना है इसका, एप्लीकेशन के टाइम पे लेना चाहिए, तो 25% कितना होता है, फ्रेश इशू में तो भैया मिनिमम 25%, और ऑफर फॉर सेल में तो पूरा पैसा चाहिए हमें। ये क्यों टुकड़ों टुकड़ों में पैसे लेंगे, इनका थोड़ा प्रोजेक्ट तो बेचना ही चाहते थे ना अपने शेयर। तो पूरी की पूरी चीजें ऑफर डॉक्यूमेंट में अच्छे से लिखी होती है कि अगर पुराने शेयर्स आपके हैं, वो भी बाइफर्गेशन होता है, मतलब कि है ना, फीफो लगता है, फीफो समझते हैं।
तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। अब तुम लोग कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पुराने मिल रहे कि नहीं मिल रहे, है ना? तो ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको बताया जाता है आपको कौन सा वाला लग रहा है जिसमें आपको पूरा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लेकिन कंपनी को मालूम है कि भैया थोड़े थोड़े लेने में मैनेजमेंट इश्यूज बहुत होते हैं, बहुत मैनेजमेंट लगता है, तो वो एक बार में भी लेना ज्यादा सही समझती है। क्लियर है? कुछ बच्चा डाउट? ये पूरी हेडिंग समझ में है? एप्लीकेशन और मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कैसे होती है? पहला पॉइंट क्या बोलता है बच्चा कि भैया जो नेट ऑफर कैटेगरी है उस हिसाब से होता है, ये भी ऑफर डॉक्यूमेंट में अच्छे से लिखा होता है। दूसरा क्या बोल दिया, आपका जो भी साइज होता है वो 10 से 15,000 की ही कैलकुलेशन में होता है, मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया। ठीक है, आप जब भी शेयर्स लोगे तो मल्टीपल टर्म्स में लेते हो, और जब भी पैसा लोगे तो एटलीस्ट 25% तो ले लो, तुरंत में 25% ले लो। और ये कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहे, इश्यू प्राइस की बात करें। ऑफर फॉर सेल में तो क्या बोल दिया भैया, फुल इश्यू प्राइस हमें चाहिए, एक बार में पूरा ले लो। क्लियर है बच्चा? नीचे एक छोटी सी हेडिंग है, क्या लिखा है, किशोर कौन कंपनी रिसीव द सब्सक्रिप्शन मनी इन दी कॉल। अब वो फर्स्ट उन्होंने सोचा कि टुकड़ों टुकड़ों में लेना है, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में। एंश्योर, प्लीज एंश्योर कर लेना आउटस्टैंडिंग जितना भी बचता है ना, आपने एप्लीकेशन मनी ले लिया, अलॉटमेंट ले लिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल जितना भी आपका बचता है तो कॉल्ड। उन्होंने कहा भैया आपके पास टाइम है, कितना टाइम है, 12 महीने का टाइम। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इन्होंने कहा मैक्सिमम टाइम कितना है, 12 महीने, जरूरत पड़ेगी तो आप पहले भी ले सकते हो, है ना, अदरवाइज आपके पास अच्छा खासा 12 महीने का टाइम है। इफ एनी एप्लीकेंट फेल टू पे द कॉल मनी, ठीक है, इन 12 महीने में अगर वो पे नहीं कर पा रहे तो क्या क्या एक्शन लेते हो, खुद सोचो। फॉरफिट करने वाला, ठीक है, तो ये लिखा है, प्लीज आप इसको फिर क्या कर देना, फॉरफिट कर लेना। इन केस द इश्यूर हैज अपॉइंट दी, किसको अपॉइंट कर लिया, कौन होता है ये मॉनिटरिंग एजेंसी, मॉनिटर करता है पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। इश्यूर अगर अपॉइंट कर लिया मॉनिटर एजेंसी, इश्यूर नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल आउटसाइड सब्सक्रिप्शन विद इन दी 12 मंथ, तो इनको करने की जरूरत नहीं, पूरा काम कहाँ शिफ्ट हो गया, वो देखेगा, बस वो ये कह रहे, दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हैवी है, इसको भी नहीं पढ़ा रही हूँ, ये पूरा इसी से कनेक्ट है, ये प्रैक्टिकल के साथ उन्होंने दिया है आपको। अलॉटमेंट कैसे होता है, एप्लीकेशन मनी समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट की प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। तो पहले थ्योरेटिकल बताया है और इसी का ये प्रैक्टिकल इन्होंने इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको समझाया है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करो। इसके बाद एक हेडिंग आओ और देखो हेडिंग क्या लिखा है, अलॉटमेंट, रिफंड और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हेडिंग समझो, अलॉटमेंट मतलब क्या होता है, अलॉट करना, रिफंड का मतलब क्या है, पैसे वापस करना, और क्या लिखा है, पैसे वापस नहीं कर पाए तो पहला पॉइंट इश्यूअर और लीड मैनेजर एंश्योर क्या करेगा, सिक्योरिटीज अलॉट कर दे सबको। और अगर रिफंड वाली बात है, रिफंड कब करते हैं, जब 90% सब्सक्राइब नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा रिफंड कर दो, अनब्लॉक कर दो, जो करना है करो, एक ही बात है ना, रिफंड करना, अनब्लॉक। अनब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि एप्लीकेशन वाली ब्लॉक एसबा, फुल फॉर्म बताओ एसबा का, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, वेरी गुड। लीड मैनेजर ऑल्सो एंश्योर क्या, अलॉटमेंट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन्होंने कहा कुछ नहीं, कंपनी और उसका मर्चेंट बैंकर दोनों रिस्पॉन्सिबल हो गए, या तो शेयर अलॉट करो या तो रिफंड करो। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोलता है, अलॉटमेंट करना है तो डिमांड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, शेयर जनरल बातें, स्पेसिफिक सिक्योरिटी नॉट अलॉटेड, नॉट रिफंड, जो भी ड्यूरेशन स्पेसिफाई है तो 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। ये चीजें चिल्लर है जो पहले भी पढ़ चुके हैं, कहा, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सैट के पास शिकायत करने जा रहे थे, वेरी गुड, 4 days, वेरी गुड, 4 days 15%, वेरी गुड, अब सेम आएगा। आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है, मत बोलो, हेडिंग देखो क्या लिखी है, हेडिंग क्या होगा, खत्म हो गया आईपीओ, सक्सेसफुल तरीके से हो गया है, क्या लिखा है, लीड मैनेजर इंश्योर करेगा, एडवर्टीजमेंट में डिटेल दे दे, क्या दे दे, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, 91, 95, 100 बताओ ना, ठीक है। अलॉटमेंट कैसे किया आपने, बेसिस बताओ, नंबर, वैल्यू, डेट सब बताओगे अच्छे से, डेट बताओगे, कंप्लीट हो गया, डिस्पैच कर दिया हमने, अगर रिफंड वाली बात है। इंस्ट्रक्शन 2 क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्शन किसको,
सारे काम पैसे वैसे सब लेना देना, डेट ऑफ द क्रेडिट। इन्होंने कहा भैया आपका काम अच्छे से हो गया, फुल डिटेलिंग के साथ बता दो। रिलीज, ये पोस्ट इश्यू एडवर्टीजमेंट करना कब है? 10 दिन, जब भी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटी, इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर, आपका काम जब भी खत्म होगा वहां से 10 दिन के अंदर न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दो कि भैया सारे काम सक्सेसफुल तरीके से हो गए, या फिर सारे काम अनसक्सेसफुल हो गए, हम आईपीओ में फेल हो गए, जैसी सिचुएशन होगी। अबव मेंशन डिटेल ऑल्सो बी प्लेस कहाँ? चिल्लर टॉपिक था, बोलो। पोस्ट इश्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्या काम होगा? न्यूज़पेपर में छपाना किसका काम है? लीड मैनेजर का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड मैनेजर, कंटिन्यू अंटिल। उन्होंने कहा भैया काम खत्म नहीं हुआ है, अभी है काम। लीड मैनेजर रेगुलर क्या करेगा? क्या मॉनिटर करेगा? इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है रिड्रेस हो रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्सिबल पोस्ट इश्यू एक्टिविटी, कसमें वादे किए थे 100 करोड़ ले लिया था, पैसे लगा रहे थे, लीड मैनेजर देखेगा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। टिल दी रिसीव दी, जब तक उनको सर्टिफिकेट वगैरह सब ना मिल जाए। अलॉटमेंट के अभी सर्टिफिकेट पहुंचने में टाइम लग रहा है, सब सारे काम कंप्लीट करे, कोऑर्डिनेट करे रजिस्टर टू इशू और वेरियस इंटरमीडिएट, मतलब इसका काम खत्म नहीं हुआ, चिटर पुटर बाकी सारे काम भी वो करवा कर जाएगा। एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन, इंटरमीडिएट नोटिस, अगर लीड मैनेजर ने क्या देखा कि जो इंटरमीडिएट है कुछ भूल गया, कुछ गलत हो गया, तो भैया किसको रिपोर्ट करे? तुरंत सभी को, सही से काम नहीं कर रहे। डेवलपमेंट ऑन द, क्या लिखा है? कौन होते हैं अंडरराइटर? इन्होंने बोला भैया लीड मैनेजर विद इन 10 days ऑफ द डेट ऑफ द क्लोज ऑफ द इशू अपना पूरा काम किसको सौंपे? अंडरराइटर को। अंडरराइटर भी अपने काम को देखेगा, वो उस पर बस नजर रखेगा। जनरल बात है, इन केस ऑफ, तो अंडरराइटर को क्या बोलेगा? कर पूरे काम, नहीं कर पाए तो किसके सर पे आएगा? लीड मैनेजर के सर पे आएगा। यही लिखा है बच्चा, फेल टू मीट दी, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे दो। चिल्लर चिल्लर बातें, फिर क्या लिखा है? नमिति तेरी छुट्टी हो गई, चल। हेडिंग क्या लिखा है? रिलीज ऑफ, क्या है हेडिंग, क्या क्लिक हो रही है? एप्लीकेशन जो मनी थी, ब्लॉक था, अब पूरा रिलीज होकर आएगा। लीड मैनेजर कंफर्म टू बैंकर टू इश्यूअर, ठीक है, कि भैया रिलीज दी मनी टू द इश्यूअर। रिलीज दी मनी, अगर रिफंड हो गया तो किसको मिल जाएगा? एप्लीकेंट को। इश्यूअर फेल टू ऑब्टेन लिस्टिंग, पढ़ा था, 90% सब्सक्राइब हो गया, लेकिन लिस्ट होने में क्या हो गया? फेल हो गया, पूरा रिटर्न करना पड़ेगा, करना पड़ता है। हमने पढ़ा था, फिर हम कह रहे थे कि हम खुश नहीं तो सेट के पास जाएंगे शिकायत करने, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। एक 15 दिन था, एक 45 डेज था। 45 अदर, लिस्टिंग के लिए 15। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, मुस्कान याद है? फर्स्ट चैप्टर उसका धुंधला है। चलो, उन्होंने कहा लिस्टिंग या फिर ट्रेडिंग परमिशन नहीं मिली। बच्चा फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था कि 7 दिन वो सब अमेंड होके कितना हो चुका था? 4 दिन। आए आए धुंधला, यही वो 4 दिन लिखा है। हाँ रुको रुको, मैं ये कह रही हूँ 8 लिखा था, लिखा है 8 लिखा है, ठीक है। 7 में खत्म हो गया, 8वें दिन से ऐसा था, तो वो सब हट चुका है। 4 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? रिफंड। हाँ, उसके बाद 15% का इंटरेस्ट अगर पे नहीं कर पाए। शॉर्ट में पूरी स्टोरी सुन लो। 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं हुआ तो रिफंड करना है। जब भी विंडो क्लोज होगी तो तुरंत पता चलेगा। 4 दिन के अंदर पैसे रिटर्न कर दो। 4 दिन के अंदर अगर पैसे रिटर्न नहीं करे तो अब 4 दिन के बाद से क्या लगेगा? 15% से इंटरेस्ट लगना चालू। फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा था और यही सारी बातें लिखी है। लीड मैनेजर इंश्योर करेगा सबको पैसे रिलीज करवा दे, इश्यूअर मतलब इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्टर के पास आ जाए। चिल्लर हेडिंग समझ में आया? नेक्स्ट चिल्लर हेडिंग क्या लिखी है? इश्यूअर इंश्योर करे सारे ट्रांजैक्शन जो भी प्रमोटर ग्रुप के बिटवीन द डेट ऑफ फाइलिंग, क्या लिखा है? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब सभी को जब दिया, या फिर डेट ऑफ क्लोजर, कब से? जिस दिन ड्राफ्ट दिया स्टार्ट हो गया था वहां से, और जब भी क्या हुआ? इशू क्लोज हुआ, उस बीच जो भी प्रमोटर ने इधर उधर शेयर का इधर उधर आदान प्रदान किया है, ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज को पता चलनी चाहिए विद इन 24 घंटे के अंदर कि प्रमोटर इस बीच क्या कर रहा है। मतलब इशू आईपीओ का आया, इस बीच प्रमोटर ने कुछ खरीदा और बेचा है क्या? खरीदा बेचा है, तो 24 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को मिल जानी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है?
मतलब अब इशू खत्म हो गया है। लीड मैनेजर समेटा फाइनल, स्टार्टिंग से जुड़ा था जब से आईपीओ आया था, अब खत्म भी तो होगा। अलॉन्ग विद द ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, विद इन कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। कहां से? डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट, या फिर 7 दिन रिफंड जो होगा। या तो आप अलॉटमेंट करोगे या तो आप क्या करोगे? रिफंड। इश्यू खत्म, विंडो क्लोज। विंडो क्लोज होने के बाद हमें क्लियर हो जाएगा 90% या तो सब्सक्राइब हुआ या तो नहीं हुआ। सब्सक्राइब हो गया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अलॉटमेंट। नहीं हुआ है, फेल हो गए तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड। जो भी होगी लीड मैनेजर सबमिट करेगा ये रिपोर्ट ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट के साथ। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। रिपोर्ट में ये सब पढ़ी पढ़ी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। अब मुझे एलओडीआर वाला जो चैप्टर है, लेकिन आईपीओ था ना, ये तो आईपीओ लिखे और एफपीओ दोनों लिखे। एफपीओ में तो वैसे रिपोर्टिंग होगी ही, हम अपने वैसे एनुअल रिपोर्ट इन सब में सारी इन्फॉर्मेशन तो डालते ही। मुझे बताओ क्या चिल्लर बातें समझ में आ रही है? रिस्ट्रिक्शन क्या लिखा है? फर्दर कैपिटल इश्यू समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते? दोबारा यार एफपीओ लेके आ रहे हैं। इश्यू नॉट मेक, हम फर्दर इश्यू नहीं करने देंगे। बाय वे ऑफ पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, प्रेफरेंशियल, क्वालिफाइड, अदरवाइज, एक्सेप्ट क्या लिखा है? हम दोबारा ये सब करने नहीं देंगे, लेकिन एक काम करने देंगे, इस और। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं इन्होंने? क्या कुछ लिखा है? फास्ट ट्रैक इश्यू क्या है? रुको पूरा बता रही। रिस्ट्रिक्शन लिखा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इश्यू। ठीक है, इन्होंने बोला एक फास्ट ट्रैक इश्यू होता है, बोलो हाँ। फास्ट ट्रैक इश्यू बिटवीन दी क्या लिखा है? अदर इश्यू क्या लिखा है? दोनों में फर्क समझो। उसमें क्या लिखा है? ऑफर डॉक्यूमेंट, और उसमें क्या लिखा है? दोनों में डिफरेंस समझते हैं? जो ऑफर लिखा है वो मतलब क्या होता है? फाइनल। जो ड्राफ्ट होता है वो रॉ फॉर्म है। ठीक है, सभी के पास है। फास्टैग में मैंने बोला था कुछ कंप्लायंसेस शॉर्ट कर दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस जो शॉर्ट किया जाता है, आपको सेबी के पास चेक करवाने की जरूरत नहीं है। तो फास्टैग इश्यू आईपीओ में आता है क्या? हमेशा कब आता है? एफपीओ में। आपकी कंपनी अच्छी होगी, हर कोई एलिजिबल नहीं होता है, अच्छी कंपनीज जाती है, आईपीओ लेकर आ चुकी होती है। तो उन्होंने कहा कि आपका फास्टैग इश्यू की जो प्रोसेस है उसको हम कम कैसे करें? कम करने का तरीका ये है कि सेबी के पास जाने में टाइम लगता है, सेबी गलतियां निकालता है, कुछ गलती को ठीक करते, पब्लिक में मार्केट में 21 डेज के लिए ओपन रखते। ये सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 15 दिन और बढ़ा लेता है। मैं ये बताना चाह रही हूँ सेबी के पास जाने में बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो फास्ट ट्रैक इशू का मतलब ही यही है, सेबी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सेबी को क्या भेजो? ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट नहीं। पहले बताओ ये समझ में आया? टाइम कैसे कम किया हमने? ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को भेजा, आर उसी भेजा, खत्म। बाकी सब में क्या होता है बच्चा? ड्राफ्ट आता है पहले, सेबी चेक करेगा वगैरह। तो फास्ट ट्रैक इशू में टाइम पीरियड कम किया जाता है। कैसे? सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ना देकर, तभी काम थोड़ा सा जल्दी होता है। इश्यू नॉट मेक एनी फर्दर इशू, हम किसी को भी फर्दर इशू करने देंगे नहीं। बच्चा इन केस फास्ट ट्रैक इशू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट, केस ऑफ द बुक बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टस जो भी है, रिफंड। जब तक आप ये सारे काम ना कर लो, मतलब जो काम एक बार चल रहा है उसको खत्म नहीं करोगे, तो क्या दोबारा लेकर आ सकते हो क्या वापस? मेरा जनवरी से दिसंबर तक पूरा आईपीओ का काम चल रहा था, आईपीओ खत्म नहीं आया, बीच में एफपीओ लेकर आओगे क्या? हम ये सब करने देंगे आपको नहीं। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अलाउड है। ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होता क्या है? पहले आपने कसमें वादे कर रखे थे, हमने कहा था 3 साल तक काम करो। अगर आईपीओ के बीच में जनवरी से दिसंबर के बीच में अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला स्कीम आता है, वो तो बहुत पहले से डिसाइड था ना, बीच में अगर अगस्त में आता है तो ये अलाउड है, क्योंकि ये एज पर स्कीम अलाउड है। अदरवाइज हम किसी को नहीं करने देंगे। एक बार में एक ही चीज चलाओ वापस। हेडिंग क्या लिखा है? पहले पूरा खत्म करो फिर दोबारा ही फर्दर लाना, नेक्स्ट ईयर लाओ। बात समझ में आ रही? हम आपको राइट ला रहे तो पब्लिक नहीं करने देंगे, पब्लिक ला रहे हो तो राइट नहीं करने देंगे। तो पब्लिक इशू, राइट, बोनस, प्रिफरेंशियल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, अदरवाइज कुछ भी लाने नहीं देंगे। एक बार में एक ही काम करिए। लेकिन हम क्या लाने दे देंगे? इस ऑफ। ठीक है, अब उन्होंने बोला इन केस ऑफ फास्टैग इशू बिटवीन द पीरियड, अगर फास्टैग इशू भी चल रहा है, कब से चल रहा है फास्टैग पीरियड? चालू कब से होगा?
यहाँ तो ड्राफ्ट होता ही नहीं है, तो इसका डेट कहां से चालू होगा? ऑफर डॉक्यूमेंट से। बाकी सबका डेट कब से चालू होगा? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। मेरा आईपीओ चल रहा है तो मेरा प्री इशू एक्टिविटी ये सब कब मानी जाती है? इन्होंने क्या बोला भैया, हमारा कब से टाइम पीरियड चालू आईपीओ का? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से। फास्ट ट्रैक इशू का कब से चालू? ऑफर डॉक्यूमेंट। बस उन्होंने ये बोला है टिल जब तक काम खत्म ना हो जाए या फिर रिफंड ना हो जाए। काम एक बार चालू करोगे तो खत्म ही करोगे, इस बीच हम कोई भी दूसरी चीज लाने देंगे नहीं, एक्सेप्ट एक चीज आ जाएगी, इशॉप। क्यों? क्योंकि इशॉप की कहानी तो पहले से डिसाइड है, अब वो इस बीच आती है तो आ जाए। एम्प्लॉय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं। यहाँ पे होती है हमारी सभा समाप्त। डाउट है तो कुछ